Today we will see lesson number 5 of compiler construction. Before starting today's lecture, let's have some review of previous lectures. Model of a compiler front end. ये एक स्ट्रक्चर था जो हमने डिस्कस किया था कि जो कंपाइलर का फ्रंट एंड है उसमें बेसिकली कितने फेजेस हैं और किस तरह वो वर्क करता है। इसमें से पहले फेज को हम ओपन करके अभी देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने से कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज भी हम इसी के कुछ चीज़ों को जो है वो सेट करेंगे, साथ पार्सिंग की भी थोड़ी चेक करेंगे कि जी पार्स ट्री जो है, पार्स ट्री वो कैसे बनता है, या उसको अभी हम पार्स ट्री को आज हम फोकस नहीं करेंगे। आज हम जो फोकस मेजर रखेंगे वो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा चेक करेंगे वो क्या करता है, जो कि इसी फेज के अंदर आता है लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर। तो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और टोकन्स जो हैं जो इसके कैरेक्टर स्ट्रीम्स होती हैं उनको टोकन्स में कन्वर्ट करके आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है। और ये चीज़ फिर आगे एज ए इनपुट यूज होती है पार्सर के अंदर। पार्सर इसको पार्स करने के बाद इसको सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है और देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ें हमने थोड़ी सी तीनों कि लास्ट लेक्चर में इनिशियल स्लाइड में हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस तरह 3 एड्रेस कोड जनरेट होता है। और सिंबल टेबल एक ऐसी चीज़ है जो इन सब जितने भी ओवरऑल, ये तो सिर्फ अभी 3 फेज हैं, ओवरऑल जितने फेजेस हैं कंपाइलर के अंदर, दिस इज द मॉडल ऑफ अ कंपाइलर फ्रंट एंड। तो सिंबल टेबल जो है ओवरऑल कंपाइलर के जितने फेजेस हैं उन सब से इंटरेक्ट करता है और उसमें अपनी इनपुट प्रोवाइड करता है। Analysis is organized around the syntax of the language to be compiled। कि जिस लैंग्वेज को हमने कंपाइल करना है, एनालिसिस बेसिकली उसके सिंटेक्स के अराउंड घूमता है। मीन्स कि उसके सिंटेक्स को वो सारा चेक करता है, उसकी जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ उसमें ऐड कर दी गई हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी लैंग्वेज के रूल्स की नफी कर रही हो, तो वो वहाँ पे उनको सारा चेक करेगा। एनालिसिस उस चीज़ का नाम है कि उसके सिंटेक्स के सारी जो चीज़ें उनको चेक करता है। द सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द प्रॉपर फॉर्म ऑफ इट्स प्रोग्राम। जो सिंटेक्स है वो बेसिकली क्या करता है, उसकी प्रॉपर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है, डिटेल बताता है कि भाई ये प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या कर रहा है। और सिमेंटिक्स जो है, द सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंस द प्रोग्राम्स एक्चुअल मीनिंग, कि जो उसकी मीन्स के जो उसकी एक्चुअल वर्किंग है, दैट इज नोन एज सिमेंटिक, कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, वो काम क्या कर रहा है, वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है, वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है, वो कोई और प्रॉब्लम एआई बेस्ड को सॉल्व कर रहा है, या कोई स्टैटिस्टिकल इशू है जो उसमें डिस्कस किया गया जो उसके आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी चीज़ है उसकी सिमेंटिक्स जो है वो उसकी मीनिंग्स है उस प्रोग्राम के, एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। और जो सिंटेक्स है वो ये चेक कर रहा है कि आया कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ इन रिटन जो है वो प्रोग्राम के लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई एरर होगा तो उसको वो इनिशियल फेजेस पे जो है वो पकड़ लेगा। सिमेंटिक एरर्स जो होते हैं वो समटाइम्स शुरू में नहीं पकड़े जाते, तो वो या कंपाइलर्स को नहीं डिटेक्ट कर पाता, तो वो उस वक्त पता लगता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं कि अगर ये सिनेरियो इस प्रोग्राम में आ जाए तो यहाँ पे प्रोग्राम्स की सिमेंटिक्स वो फेल हो जाती है। देन वी सी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। सिंटेक्स फ्री ग्रामर बेसिकली सिंटेक्स को ही, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है CFG सिंटेक्स को स्पेसिफाई करने के काम आते हैं। जो भी लैंग्वेज के सिंटेक्स होते हैं उसको स्पेसिफाई करता है। A grammar describes the hierarchical structure of most programming language constructs। ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इन शॉर्ट हम ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर क्या करता है, उसके हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जितने भी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स होते हैं इसमें इसके बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल होगा कोई, जो कि ये चीज, देन सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल एंड सेट ऑफ प्रोडक्शन। इनकी तरतीब कोई नहीं है जनरल, लेकिन ये चारों चीज़ों का उस एक ग्रामर के अंदर होना लाजमी है। लास्ट टाइम लेक्चर में भी हमने एग्जांपल को
कोट किया था और उसको चेक भी किया था, इसकी ग्रामर हमने जनरेट की थी। उसके अंदर लेट्स सपोज अगर हम देखें लिस्ट प्लस डिजिट लिस्ट माइनस डिजिट, ये वो ग्रामर थी जो बेसिकली प्लस और माइनस के ऑपरेशंस को जो है वो डिपेक्ट करती थी। देन लिस्ट से डिजिट, देन डिजिट से 0 to 9। दीज आर नॉन टर्मिनल्स और दीज आर नॉन टर्मिनल्स डिजिट एंड लिस्ट, और ये प्लस और माइनस भी टर्मिनल्स हैं, लेकिन ये इसे हम टर्मिनेट नहीं कर रहे होते अपने प्रोग्राम को, लेकिन इससे आगे कोई प्रोडक्शन जो नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन टर्मिनल्स के इससे आगे कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो रही। जिनसे आगे कोई प्रोडक्शन जनरेट हो रही है, जिस तरह लिस्ट से आगे हम जनरेट कर रहे हैं लिस्ट प्लस डिजिट, लिस्ट माइनस डिजिट और डिजिट, तो ये नॉन टर्मिनल्स हैं। डिजिट इज आल्सो है नॉन टर्मिनल, लेकिन 0 से 9 तक जो है वो सारे टर्मिनल्स है कि इनसे आगे कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं होती। डिजिट से हम आगे प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, टिल 9। So these are terminal symbols, set of tokens के ये terminal symbols हैं including plus and minus। अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं प्लस माइनस 0 9, तो ये टर्मिनल सिंबल्स हैं। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स में आते हैं लिस्ट, डिजिट, सेट ऑफ प्रोडक्शंस। ये 4 रूल्स हैं, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन है, ये पहली प्रोडक्शन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। फोर्थ, और डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल, लिस्ट इज द डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल। तो ये चारों चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो उस फॉर्म को हम ग्रामर कहते हैं। गिवन अ context free grammar, determining the set of all strings generated by the grammar is known as derivation। तो डेरिवेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जिस एक्सप्रेशन के लिए या जिस प्रॉब्लम के लिए हम वो ग्रामर लिखते हैं, तो उस प्रॉब्लम से उस एक्सप्रेशन को, उस ग्रामर से उस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करना, उस ग्रामर से इज नोन एज डेरिवेशन। जितने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम उस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रूल, जो भी हमारा प्रॉब्लम सेट है, दैट इज नोन एज डेरिवेशन फ्रॉम द ग्रामर। इट बिगिंस विद द स्टार्ट सिंबल, हमेशा हम स्टार्ट सिंबल से उसको स्टार्ट करेंगे। इन ईच स्टेप रिप्लेस वन नॉन टर्मिनल इन द करंट सेंटिमल फॉर्म विद वन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट नॉन टर्मिनल। मीन्स के जिस तरह इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल के अंदर जो है नॉन टर्मिनल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं जो भी उनकी प्रोडक्शन है, जिस तरह लिस्ट और लास्ट पे ये लिस्ट के 3 हैं, इनसे जो कि हमारा स्टार्ट सिंबल, और देन अगर डिजिट को हम रिप्लेस करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को हम रिप्लेस करते करते एट दी एंड हम स्ट्रिंग जो है उसको ड्राइव कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जो स्टडी की थी, दैट इज 9 - 5 + 2 एक्सप्रेशन है, जिसको हमने डिराइव किया था उस ग्रामर से। स्टार्ट सिंबल लिस्ट, और ये पहला रूल प्रोडक्शन 1 हमने यहाँ उसको अप्लाई किया, दिस इज प्रोडक्शन 1। देन लिस्ट के ऊपर दोबारा हमने रूल अप्लाई किया प्रोडक्शन 2। सिमिलरली डिजिट के ऊपर हमने प्रोडक्शन 3 अप्लाई किया, उसको प्रोडक्शन लिस्ट से डिजिट प्रोडक्शन 3 अप्लाई किया, देन डिजिट से आगे 9 प्रोडक्शन 1, देन डिजिट से 5 प्रोडक्शन 2, देन डिजिट से 2 प्रोडक्शन 4 जो हमने इस पे अप्लाई किया। तो ये हमने बेसिकली उस ग्रामर की मदद से उन प्रोडक्शंस को एक खास तरतीब से ड्राइव करके, वो तरतीब को ढूंढना चाहिए, डेरिवेशन कहते हैं, तो उसको हमने एक ड्राइव करके एक एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया, दैट इज 9 - 4। सो बेसिकली ये डेरिवेशन थी इसकी फ्रॉम द गिवन ग्रामर। दिस इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बिकॉज वी रिप्लेस द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल। तो इसी तरह हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं, राइट मोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आज हम देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट को प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जो है उसमें क्या फर्क है, क्यों हम करते हैं लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, लेकिन हम कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं।
Then parsing is the problem of taking a string of terminals and figuring out how to derive it from the start symbol of the grammar. तो बेसिकली ये जो अभी हमने डेरिवेशन देखी, ये स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स को लेके हमने ड्राइव करना है कि स्टार्ट सिंबल तक हम ग्रामर तक कैसे पहुंचेंगे. कि ये हमारे पास टर्मिनल्स की स्ट्रिंग है, दिस इज, इससे लेके हमने स्टार्ट सिंबल तक कैसे पहुंचना है. Given a CFT, a parse tree according to the grammar is a tree with the following properties. Root is labeled by the start symbol. Then each leaf is labeled by the null or a terminal. यानी कि हम टर्मिनल से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, नल से भी. लीफ को, लीफ मीन्स कि जिसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है. Each interior node is labeled by the non-terminals. मीन्स के जो बीच वाले जितने उसके नोड्स हैं वो नॉन टर्मिनल होंगे, वो तब भी नॉन टर्मिनल होंगे क्योंकि उनके आगे हमने चाइल्ड जनरेट करने. द लास्ट थिंग इज इफ ए एक प्रोडक्शन है, ए से हम जो रिप्लेस कर सकते हैं x1 से लेके xn तक कोई भी, देन नोड ए हैज इमीडिएट चिल्ड्रन x1 टिल xn तक, कि वो ये सारे उसके इमीडिएट चिल्ड्रन है. वेयर xi इज अ नॉन टर्मिनल और नल, कि xi जो है वो नॉन टर्मिनल भी हो सकता है और कोई नल भी हो सकता है. पार्सिंग पार्स ट्री ऑफ द स्ट्रिंग 9-5 + 2 यूजिंग ग्रामर जी. तो ये हमने एक पार्स ट्री देखा था कि जो हमने लास्ट टाइम भी जिसको बनाया था कि लिस्ट से हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद हमने पहला रूल अप्लाई किया, देन हमने दूसरा रूल अप्लाई किया, देन हमने तीसरा रूल अप्लाई किया, देन हमने चौथा रूल अप्लाई किया, एंड देन अगेन फोर्थ रूल, एंड देन अगेन फोर्थ रूल अप्लाई करके हमने ये जो ट्री था, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, इसको हमने पार्स किया. तो जो सीक्वेंस ऑफ लीव्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, यील्ड्स. यील्ड्स मीन कि जो भी इसका हासिल है वो लीव्स है. देन हमने एक चीज स्टडी की थी, एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी क्या चीज थी कि अगर एक ग्रामर से दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट हो रहे हों किसी एक एक्सप्रेशन के लिए, तो दैट ग्रामर वुड बी एम्बिगियस. कि उसका हम एम्बिगियस कहते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाता है कंपाइलर कि मैंने इसको जनरेट करना है या इसको जनरेट करना है. तो ये हमने देखा कि सेम के लिए हमारे पास दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं, मीन्स के फर्स्ट पार्स ट्री एंड सेकेंड पार्स ट्री. तो ये अगर एक एक्सप्रेशन के लिए दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं तो दैट ग्रामर इज एम्बिगियस, क्योंकि ग्रामर से जनरेट हो रहे हैं तो उस ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है. नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फर्स्ट थिंग इज एट्रीब्यूट्स, देन ट्रांसलेशन स्कीम्स, एंड देन वी स्टडी द पोस्टफिक्स नोटेशन. What is postfix notation? Then synthesized attributes, then tree traversals, translation schemes, and at the last we will see a bit about pre-order and pre-order post-order traversals. Syntax structured translation. Syntax structured translation को हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से, क्योंकि हम इसको देख रहे थे. Syntax structured translation is done by attaching rules or program fragments to productions in a grammar. सिंपल लैंग्वेज में सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कब कैसे की जाती है कि जो हमारी प्रोग्राम फ्रैगमेंट्स हैं, जो प्रोडक्शंस हैं हमारी, उसके साथ हम कुछ रूल्स अटैच कर देते हैं. उन रूल्स को अटैच करने का जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. कंसिडर एन एक्सप्रेशन EXPR जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन, कि दिस इज स्मॉल ई, कि EXPR से हम जो है एक्सप्रेशन 1 प्लस टर्म जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, ये प्रोडक्शन है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन. तो इस प्रोडक्शन एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेशन प्लस टर्म को जो है वो जनरेट करवा रहे हैं. ट्रांसलेटिंग एक्सप्रेशन बाय एक्सप्लॉइटिंग स्ट्रक्चर गॉट द फॉलोइंग टू डू कोड. जब हम इसको जो स्ट्रक्चर है, जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, उसमें अगर करें तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत है एक्सप्रेशन 1 को कि ये क्या चीज है. देन ट्रांसलेट टर्म, और ये हैंडल है, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन है वो बेसिकली हैंडलर ऑपरेशन है प्लस का. तो ये हैंडल हमारे पास
प्लस होगा कि हमने इस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं, मीन्स के हैंडलर है ये इस ऑपरेशन का कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो ये एक सूडो कोड जनरेट होगा इसके नतीजे में। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉन्सेप्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड ट्रांसलेशन स्कीम्स। तो ये जो सूडो कोड जनरेट हुआ इसमें हमने दो चीजें जो हमें एक इंट्रोड्यूस कराता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। पहली चीज कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स के इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या है, डेटा टाइप क्या है एंड अदर थिंग्स के वैल्यू क्या हो सकती है, जो भी है 5 है 10 है 20 है, दैट इज इट्स एट्रीब्यूट। और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, करैक्टर है, क्या चीज है जिसकी मदद से हम चेक करेंगे इसको कि जी आया ठीक है। करैक्टर और टर्म, लेट्स सपोज एक्सप्रेशन की डेटा टाइप जो है वो करैक्टर है और हम क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशन को टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं, मीन और सपोज कर रहे हैं टर्म की डेटा टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर और करैक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक एरर जो है उसको हम यहाँ पे डायग्नोज कर सकते हैं इनकी सिंथेसाइज्ड, इनके एट्रीब्यूट सिंटैक्स ट्रांसलेशन के साथ एट्रीब्यूट्स को जोड़ के। तो एट्रीब्यूट से हमें ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली इसके साथ क्या चीज अटैच है और क्या नहीं। तो एक चीज में इसमें एट्रीब्यूट्स है। सेकंड चीज कि हमने इसको ट्रांसलेट करना है किस तरह, मींस कि ट्रांसलेट किस स्कीम के तहत करना है, क्या रूल्स हमने इसको अपनाने हैं इसको ये जो हमने भी ट्रांसलेटिंग दिखाई है कि ये ट्रांसलेट करेंगे इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करते हुए। तो ये ट्रांसलेशन की स्कीम क्या होने चाहिए, क्या सेट ऑफ रूल होने चाहिए जिसको हमें फॉलो करते हुए ये ट्रांसलेशन हम कर सकें। और सेकंड इसकी एट्रीब्यूट्स यानी कि इसकी वैल्यूज, इसकी डाटा टाइप्स वो क्या होना चाहिए, जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये दो चीजें हैं जिनको हम अब देखते हैं। An attribute is an quantity associated with a programming construct, कि जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के साथ जो क्वांटिटीज जितनी भी उसके साथ एसोसिएटेड है वो उन सबको हम लिस्ट डाउन कर दें, जॉट डाउन कर दें, दैट आर नोन एज एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म जितने भी हैं वो। एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स आर, जैसे हमने बात की थी, डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द जनरेटेड कोड, दैट इज आल्सो एन एट्रीब्यूट, the location of the first instruction in the generated code, that is also an attribute. So it means and many others. So these three attributes are just an example of attributes, because exactly what does we have when we say the term attribute in this particular example या इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो एट्रीब्यूट्स नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर, जिसको हम इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज या टाइप क्या है एक्सप्रेशन की, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है जनरेटेड कोड में, तो फर्स्ट लाइन है कोड की उसका एड्रेस क्या है। तो मीन दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ पर्टिकुलर जिस भी हम ग्रामर का कोड जो है जो उसका ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। Second thing is translation scheme. So a translation scheme is a notation for attaching program fragments to the productions of a grammar. तो जो प्रोग्राम के जितने फ्रेगमेंट्स हैं, जितने उसके छोटे छोटे चीजें हैं, जो पार्ट्स हैं, उसको हमने प्रोडक्शंस ऑफ ग्रामर के अंदर जो अटैच कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन स्कीम्स। तो इसके कुछ चीजें हैं जो रूल्स हैं। द प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोडक्शन इज यूज्ड ड्यूरिंग सिंटैक्स एनालिसिस। तो प्रोग्राम जो फ्रेगमेंट्स हैं वो उस वक्त एग्जीक्यूट होते हैं जब सिंटैक्स एनालिसिस चल रहा होता है। कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज फ्रेगमेंट एग्जीक्यूशंस प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जितने उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जब उनको हम कंबाइन करते हैं तो वो बेसिकली जो एक चीज बनती है कंबाइंड फॉर्म में, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम। पोस्ट फिक्स नोटेशन। The postfix notation of an expression E can be defined inductively as follows. Postfix notation को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसके भी एक 3 सेट ऑफ रूल्स हैं। इन रूल्स हैं जो कि जिसको हमने हर सूरत फॉलो करना है। तो these set of rules starting with that if E means some expression, इस तरह ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। E किसी एक्सप्रेशन को हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इफ E इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट, के मीन अगर वो कोई वेरिएबल है या कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी चेक करना चाहूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट में कौन सी चीज है, तो इस पर्टिकुलर के अंदर दिस इज एन वेरिएबल एंड दिस इज एन कांस्टेंट, यानी कि जो इसमें लिस्ट है ये वेरिएबल है और 9 जो है
ये कांस्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज if e is a variable or constant then the postfix notation for e is e itself, यानी कि जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होंगी उनकी पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है वो खुद से ही होंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड, इफ e इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म e1 ऑपरेशन e2 मींस अगर लेट्स सपोज e जो है एक एक्सप्रेशन है, सपोज डिजिट प्लस डिजिट 2, तो ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है जिसमें e1 डिपिक्ट कर रहा है डिजिट 1 को, e2 डिपिक्ट कर रहा है डिजिट 2 को, ऑपरेशन है प्लस का। तो e1 ऑपरेशन e2 अगर इस किस्म की फॉर्म है तो इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होगी, वेयर op इज एन बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मींस के जिसके दो ही ऑपरेंड्स हों, मींस के एक उसकी लेफ्ट पे और एक उसकी राइट साइड पे। तो इस एक्सप्रेशन में हमारी ये चीज ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो सेकेंड रूल है वो इस तरह फुलफिल हो रहा है कि वेरिएबल 1 इज e1 ऑपरेशन एंड e2, e1 है प्लस e2। सेकेंड थिंग, ऑपरेशन जो ऑपरेटर है हमारा दैट इज बाइनरी ऑपरेटर, तो प्लस हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें एक लेफ्ट साइड पे जमा हो रहा है एक राइट साइड पे। देन द पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर e इज e-1 to e2 एंड ऑपरेटर। तो इस वेरिएबल का e1 और e' जो है वो क्या चीज है, e1 और e2 की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमने उसको एक नया नाम दिया है जो कि उसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन है। अदरवाइज ये एक फॉर्म है जो उसमें वो अडॉप्ट करेगा ये वाली चीज, यानी कि e1, इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ लिख देते हैं सेकंड को, e1 ऑपरेशन e2 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू e1 e2 ऑपरेटर। तो ये इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब जो हमारी एक्सप्रेशन जो अभी हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, हम उसको कन्वर्ट करके देखते हैं इसके अंदर अपनी इस रूल के मुताबिक कि उसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या है। हमारा था वेरिएबल 1 एज इट इज, ये टिल्ड साइन जो उसके ऊपर हमने एक डाला है, जस्ट एग्जांपल के लिए इसमें कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, कोई भी साइन हम यूज कर सकते हैं, वेरिएबल 2 और यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास प्लस था। तो जो हमने एग्जांपल एक्सप्रेशन ली उसकी जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज उसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन है और यही हमारा सेकंड रूल है जो ये कहता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसके दरमियान एक बाइनरी ऑपरेटर हो तो उस एक्सप्रेशन की जो लेफ्ट साइड वाले टर्म है वो, जो राइट हैंड वाले टर्म है वो, एंड देन ऑपरेटर, दैट इज नोन एज पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। थर्ड, if e is a parenthesized expression of the form e1 then the postfix notation for e is the same as the postfix notation for e1 means कि इसी चीज को अगर हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो जो इस चीज की postfix notation है वही ब्रैकेट्स के बाहर की postfix notation है, मींस के यही इसका आउटपुट सेम है जो e1 की होगी। इस चीज को अब हम एग्जांपल की मदद से थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। एग्जांपल हम वही लेंगे जो पहले से यूज करते आ रहे हैं कि इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है अभी हम देखते हैं कि वो कैसे हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये इन फिक्स नोटेशन है, दिस इज कॉल्ड इन फिक्स नोटेशन। इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स ये कन्वर्जन बेसिकली हो रही है, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। सबसे पहले हम 9 - 5 + 2 इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब किसके अंदर, पोस्ट फिक्स के अंदर। 9 को चेक किया, 5 को और 2 को। ट्रांसलेशंस ऑफ 9, 5 and 2 आर कॉन्स्टेंट्स देमसेल्फ बाय रूल 1।
तो 9, 5 और 2 जिस तरह हमने पहले नजर आ रहा है हमें एक्सप्रेशन के अंदर, हमने पहले देखा कि जो पहला रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई वेरिएबल या कांस्टेंट होगा तो उसकी जो पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी वो खुद ही होंगे। तो 9, 5 और 2 की जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है वो खुद ही है, यानी कि उसके हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 का जो है एग्जैक्टली हमारे पास वही आ गया 9 माइनस 5। अब हमने जो सेकंड रूल स्टडी किया था वो ये कहता था कि E1 ऑपरेटर E2, तो इसमें हम E1 जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं और E2 को कंसिडर कर रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास ऑपरेटर। तो उसमें हमने जो पोस्ट फिक्स फॉर्म थी वो कुछ इस तरह की थी, E1 और ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम एज इट इज रिप्लेस कर दें तो 9, 5 और ऑपरेटर हमारे पास प्लस है, तो इसमें चूंकि माइनस है तो ऑपरेटर हमारे पास माइनस है। तो हमारे पास जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है इस चीज की वो है 9, 5 और माइनस। थर्ड, अगर हम इसके बाहर वाले ब्रैकेट्स को भी इंक्लूड कर लें साथ, तो उसकी हमने थर्ड रूल अप्लाई किया कि ब्रैकेट्स की अंदर जो एक्सप्रेशन होगा उसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म वही होगी जो उसके अंदर वाले एक्सप्रेशन की होगी। तो चूंकि 9 माइनस 5 की जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है वो सेम है, तो इसकी जो 9 माइनस 5 की जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है वो इस चीज की वो सेम है, दैट इज 9, 5 माइनस, माने इसमें हमने ब्रैकेट्स को जो है वो जम कर दिया इसी के अंदर। तो ये चीज आ गई हमारे पास यहां तक 9 माइनस 5 तक हमने इसको जो है वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास आता है प्लस और 2। अब हम इस चीज पूरे एक्सप्रेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे, एक पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया, 2 चूंकि पहले से ही कन्वर्टेड है, हमने डिफाइन किया है पहले स्टेप के अंदर का जो 2 है वो चूंकि सिंपल चीज है, एक कांस्टेंट है, तो वो उसकी पोस्ट फिक्स वो खुद है। अब हमारे पास, अब हम इसको डिफरेंशिएट कुछ इस तरह करेंगे, 9 माइनस 5 प्लस 2, ये वाला पार्ट हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है 9, 5 माइनस में, और प्लस 2 अभी तक वैसे ही है। अब हमने इसको और इसको कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम देखें हमारे पास फिर दूसरा रूल अप्लाई होता है, दैट इज E1 एंड ऑपरेटर। तो इसका हमारे पास सिंपल है, पहला एक्सप्रेशन 9, 5 माइनस, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन और एंड पे ऑपरेटर। तो अगर हम रूल 2 अप्लाई करें तो एग्जैक्टली हमें वही मिलता है जो इस एग्जांपल में दिखाया गया। तो E1 इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है पहले पूरे एक्सप्रेशन को, E2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को, और ऑपरेटर हमारे पास प्लस है। तो हमने इसको सिंपल क्या किया, E1, E2 और ऑपरेटर, इस सेकंड रूल को अप्लाई किया, तो हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन का, चूंकि हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे एक्सप्रेशन को हमने पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। वो चूंकि ऑलरेडी सोल्व्ड एग्जांपल थी, अब हम इस नई एग्जांपल को जिसमें थोड़ा सा चेंज किया, सिर्फ पैरेंथेसिस को चेंज कर दिया, इसको हम चेक करते हैं कि इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन एग्जैक्टली क्या बनती है। तो सबसे पहले हम वही रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे 9, 5 एंड 2 के ऊपर कि ये सेम है। तो इस पे हम रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं, जो है वो सेम रहेंगी क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये 5 और 2, 9, 5 और 2 कन्वर्ट हो चुके हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म में। सेकंड, अब हम पकड़ते हैं 5 प्लस 2 को, इस चीज को देखते हैं। 5 प्लस 2 में दिस इज E1, दिस इज E2 एंड दिस इज ऑपरेटर। तो ये बन जाएगा 5, 2 और प्लस, मुझे वो E1, E2 और ऑपरेटर को लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि ये बन जाएगा 5, 2 अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2। तीसरा, अब चूंकि सेम ये एक्सप्रेशन है जो लाई कर रहा है इसके अंदर, तो रूल 3 अप्लाई होगा जो कहता है कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर एक एक्सप्रेशन और अंदर वाले एक्सप्रेशन को आप पहले से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो जो ब्रैकेट समेत एक्सप्रेशन की पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी वो सेम होगी जो ब्रैकेट्स के बगैर की होगी। तो इट इज सेम, तो ये 5 प्लस 2 ही रहेगा, और यहाँ पे रूल 3 अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास 5, 2 एंड प्लस जो है आ चुका है 4th नंबर पे, तो मेरे पास फॉर्म बन रही है, दैट इज 5, 2 प्लस
एंड 9 माइनस, ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है और ये भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको मैं कंसिडर करूंगा अब E1 ऑपरेटर एंड E2। तो ये मेरे पास बनेगा E1 9 5 2 प्लस एंड माइनस। तो इसका जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है इस इनफिक्स एक्सप्रेशन की वो है 9 5 2 प्लस और माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे बन जाएगी E1 E2 और माइनस। बस इनको मैंने रिप्लेस किया, E1 9 है तो 9 लिख दिया, E2 प्लस 5 2 एंड प्लस है तो 5 2 एंड प्लस लिख दिया, और जब माइनस मेरे पास ऑपरेटर है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसको अगर हम इकट्ठा देखें तो ये पोस्ट फिक्स, दिस इज द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ गिवन एग्जांपल। तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स के अंदर। इन तीन रूल्स, कोई भी एक्सप्रेशन, ये तो छोटा एक्सप्रेशन था, कोई भी एक्सप्रेशन हो हमने इसको कन्वर्ट जो है वो इसी तरह करना है जिस तरह हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। Synthesized attributes, a syntax-directed definition associates with each grammar symbol a set of attributes। तो जो ये attributes हैं जो इस तरह डिफाइन होते हैं that are known as synthesized attributes। जो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि जो उसके नीचे से, यानी कि किसी भी नोड के चाइल्ड से या खुद नोड से कोई भी उसके एट्रीब्यूट कैलकुलेट हो सके, तो दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स आर नोन एज सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है वो एसोसिएट करती है ईच ग्रामर सिंबल के साथ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो हमने पहले देखे जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के अंदर। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या करती है, एसोसिएट करती है ईच ग्रामर सिंबल के साथ जो सेट ऑफ उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एंड जो प्रोडक्शन है एंड विद ईच प्रोडक्शन आर सेट ऑफ सिमेंटिक रूल्स। तो जो सिमेंटिक रूल है जिसने एग्जैक्टली बताना है कि भाई ये क्या करना है इस प्रोडक्शन के नतीजे में, फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसकी मदद से उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को कंप्यूट कर सके एसोसिएटेड विद द सिंबल्स अपीयरिंग इन द प्रोडक्शन। कि जो ग्रामर सिंबल्स हैं उनके साथ जो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जो एसोसिएट हो चुके हैं, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम उन प्रोडक्शन रूल्स के साथ कुछ सिमेंटिक्स रूल्स जो हैं वो एसोसिएट कर लेते हैं। वो सिमेंटिक रूल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। एक पार्स ट्री जो कि इन एट्रीब्यूट वैल्यूज को ईच नोड पे जो शो करता है दैट इज नोन एज एनोटेटेड पार्स ट्री। और एग्जैक्टली ये होते कैसे हैं, ये कैलकुलेट कैसे करने वैल्यूज और सिमेंटिक रूल्स कैसे ऐड करने, इसको भी हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। लेकिन बेसिकली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो अपने चाइल्ड से वैल्यू से कैलकुलेट है कि पहुंच रही हो, या खुद वो नोड उसकी वैल्यू जो है किसी प्रोडक्शन रूल्स की मदद जिसमें सिमेंटिक्स हम इन्वॉल्व कर देते हैं वहां से कैलकुलेट कर रहा हो। तो अभी हम एक अनरोटेटेड पार्स ट्री देखते हैं उसी एक्सप्रेशन की जो हमने लास्ट एग्जांपल में यूज करते आ रहे हैं। तो सपोज अ नोड n इन अ पार्स ट्री इज लेबल्ड बाय द ग्रामर सिंबल x, यानी कि कोई भी ग्रामर सिंबल है नोड के अंदर, जो नोड है जिस तरह ये ग्रामर सिंबल एक्सप्रेशन टर्म थी, मतलब ये ग्रामर सिंबल जितने भी हैं जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनके साथ हम एक जो है डिनोट कर देते हैं एक एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो उसके साथ डॉट लगा के उस एट्रीब्यूट को हम ए लिख देते हैं, या कोई भी जो हम यहाँ पे सिंबल यूज करना चाहें उसके एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रामर सिंबल्स हैं दैट इज एक्सप्रेशन, टर्म, ये दो ग्रामर सिंबल हम यूज कर रहे हैं जो कि नॉन टर्मिनल हैं। तो इनके साथ हम कोई भी लगा सकते हैं एज ए जो है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स के उसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज नॉट कंपल्शन कि हम इसको टी ही लिखें, हम इसको ए बी सी कोई भी सिंबॉलिक चीज यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अब एक्सप्रेशन डॉट टी जो है ये टी जो है ये उसका एट्रीब्यूट बन गया किसका, एक्सप्रेशन का। व्हाट इज एक्सप्रेशन, इट इज ग्रामर सिंबल जो भी हमारे अंदर है। तो अगर किसी ट्री में
हर नोड के ऊपर जो नॉन टर्मिनल्स हैं उन नोड्स के ऊपर उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, दैट इज नोन एज एनोटेटेड पार्स ट्री। एनोटेटेड पार्स ट्री। तो ये भी हम देखते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेक करते हैं कि किस तरह इसकी जो है जो वैल्यू वो कैलकुलेट हुई है। मींस के अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड इसको बता रहा है कि इसकी वैल्यू 9 है और ये इसको बता रहा है कि इसकी वैल्यू 9 है एज इट इज। एक्सप्रेशन डॉट टी इज इक्वल टू 9 5 माइनस, क्योंकि अब इसके तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, दैट इज ये इसकी पोस्ट फिक्स में जो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज दैट थिंग, किस एक्सप्रेशन को 9 माइनस 5 प्लस 2 को। एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ये है। अब E1 ऑपरेटर एंड E2, तो E1 एक्सप्रेशन जो T है ये इसका ये सिमेंटिक रूल है कि इसको कैसे ट्रेवर्स करना है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक रूल। कि जो सिमेंटिक रूल हमने प्रोडक्शन के साथ ऐड करने वो उसको बताएंगे कि आपने इसको कैसे लेना है। ये सिमेंटिक रूल अभी हम आगे जाकर देखेंगे ये किस तरह हमने ड्राइव करने हैं अभी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किस तरह है तो उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं कंप्लीट इस वजह से इसको नहीं करूंगा ट्री को कि ये सिमेंटिक रूल्स अभी हमने देखने हैं, अभी हम सिर्फ उनके एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। जो पहली चीज कि ये इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो इस तरह कैलकुलेट होती हैं कि मींस टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 9 कहां से आया, उसके लीव से। और जो वैल्यू ये खुद से जनरेट करे एक्सप्रेशन या जो भी उस पर्टिकुलर नोड है वो खुद से जनरेट करे या उसके चिल्ड्रन से कैलकुलेट होके आ रही हो, तो दैट आर नोन एज सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। So an attribute is said to be synthesized if its value at a parse tree node n is determined from the attribute values at the children of n and n itself। कि अगर उसके चाइल्ड से कैलकुलेट, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया, जिस तरह उसके चाइल्ड से कैलकुलेट होके आ रही हो या वो खुद से जनरेट कर रहा हो, तो दैट particular attribute is said to be synthesized. So synthesized attributes can be evaluated during a single bottom-up traversal of a parse tree. An annotated parse tree is based on the syntax directed definition. तो जो syntax directed definition होती है उसकी बेस पे वो सारे वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। Each non-terminal has a string valued attribute t that represents the postfix notation of the expression generated by that non-terminal of a parse tree। in particular scenario के अंदर दो चीजें हम सेमेंटिक रूल के अंदर जो है जो मुतारफ करा रहे हैं, एक क्या कि उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू, सेकंड जो प्रोडक्शन रूल्स के साथ हमने अभी एम्बेड करेंगे सेमेंटिक रूल जिनको कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड एक कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन मींस कि वो उन दोनों को मर्ज कर दे, कॉन्कैटिनेट कर दे। सबसे पहली प्रोडक्शन थी हमारे पास एक्सप्रेशन 1 प्लस टर्म, मीन्स के एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन 1 ले सकते हैं और टर्म। ये एक्सप्रेशन 1 जो है ये बेसिकली सिर्फ इसको क्या कह रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यहाँ पे ये हमने सबस्क्रिप्ट के तौर पे यूज किया। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन सेम चीज है। मीन्स एक्सप्रेशन 1 प्लस टर्म अगर कहीं लिखा हो तो उसको हम दोबारा एक्सप्रेशन माइनस टर्म से वो रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन हम ड्राइव कर सकते हैं कोई भी अगर एक्सप्रेशन हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस होगा इस स्लाइड के अंदर सिमेंटिक रूल्स के ऊपर। और ये सिमेंटिक रूल्स जो हैं बेसिकली किस लिए हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि जो हमने 9 माइनस 5 प्लस 2 को पोस्ट फिक्स में ट्रांसलेट करना है, ये उसके सिमेंटिक रूल हैं। ये बाकी प्रॉब्लम्स के लिए कारआमद नहीं होंगे, ये सिर्फ प्लस और माइनस के जो एक्सप्रेशन हैं उनको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे। फर्स्ट थिंग इज कि एक्सप्रेशन डॉट टी ये हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके साथ एम्बेड कर देना है। और यहां पे हमने जो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन का जो पहला रूल है, जो सेकंड रूल है, उसको हमने अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन प्लस टर्म के लिए। तो ये हमारे पास बन गया E1, ये ऑपरेटर एंड दिस इज E2। तो इसको हमने इसकी E1 ऑपरेटर E2 की पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या है, E1 E2 एंड ऑपरेटर। तो हमने सिमिलरली E1 को
लिखा एज इट इज, E2 को लिखा, साथ इसके क्योंकि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स की भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो साथ T की एडिशन हमने चेक कर ली वो क्यों कर रहे हैं कि वो उसमें T में बेसिकली T में उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टोर करेगा। एंड एट द एंड हमारे पास ऑपरेटर आ गया और इन तीनों को मर्ज करने के लिए हमने क्या कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर लिया। तो ये पहला सिमेंटिक रूल है प्लस के लिए। इसी तरह ये सेकंड सिमेंटिक रूल है पोस्ट फिक्स का, इसमें हमने रूल 2 यूज किया है जो हमारे पास इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का रूल है जो ऊपर लिखा भी हुआ है। इसमें भी हमने रूल 2 यूज किया है सिमेंटिक रूल को जनरेट करने के लिए, और इसमें हमने रूल 1 यूज किया है कि जो खुद से होगा एक्सप्रेशन से टर्म वो बेसिकली कांस्टेंट खुद से उसका पोस्ट फिक्स भी वही है, एंड बाकी सब नीचे एज इट इज पोस्ट रूल जो 1 है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमने जो हमारे प्रोडक्शंस थी, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो एक पार्ट था प्रोडक्शन, उसको हमने किसमें रूल चेंज किया, सिमेंटिक रूल्स के अंदर। अब इन रूल्स को जहन में रख के अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करना चाहें तो अब यहां पे हम इसको कैलकुलेट चूंकि ऑलरेडी हुआ है, मैं ये सारी चीजें क्लियर करके ये जितने हमने लास्ट टाइम इसमें ऐड की थी वो हमने क्लियर कर दी। अब हम इस चीज को सिर्फ ये करेंगे कि इसकी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है ये वाली, ये कहां से कैलकुलेट हुई, किस रूल के तहत। तो ये हमारे पास सिमेंटिक रूल्स का टेबल है, इसमें ये इसको मैं नाम दे देता हूं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, 4 एंड सो ऑन। ये नीचे जो तमाम रूल्स हैं इनको हम रूल नंबर 4 ही काउंट करेंगे। ये इस सिमेंटिक्स के रूल्स हैं। तो टर्म डॉट टी हमने कहां से लिया, 9 से। टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 9, तो यहां पे हमारे पास रूल नंबर 4 अप्लाई हुआ, यहां पे भी हमारे पास रूल 4 अप्लाई हुआ, यहां पे भी रूल 4 अप्लाई हुआ। अब हमारे पास आ गई 3 चीजें, एक्सप्रेशन डॉट टी। अब एक्सप्रेशन डॉट टी के लिए हमने जो कैलकुलेट की हैं दैट आर, उसमें कितनी चीजें आ सकती हैं एक्सप्रेशन डॉट टी के लिए, या एक्सप्रेशन टर्म और प्लस, या एक्सप्रेशन टर्म और माइनस, या टर्म डॉट टी। अब चूंकि हमारे चाइल्ड में ये 3 चीजें हैं, एक्सप्रेशन, टर्म और माइनस, एक्सप्रेशन माइनस टर्म, तो हमने इसको कौन सा रूल यूज किया है, दूसरा रूल 2 की मदद से हमने इसको कैलकुलेट किया। एंड इस चीज को सिंपल हमने रूल 4 यहां पे लगाया, टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 2, और यहां पे फिर हमने इसको फाइनली रूल 1 इंप्लीमेंट किया, जिसमें ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, और ये ऑपरेटर जो कि एक्सप्रेशन टी को साइन हो गया। तो इन सिमेंटिक रूल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमने देखी कि किस तरह हमने एट्रीब्यूट्स को उस ट्री के अंदर एम्बेड कर दिया कैलकुलेट करके, और जो एट्रीब्यूट, जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, जिन नोड्स के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज उनके खुद सेल्फ से या उनके चाइल्ड से है, उन एट्रीब्यूट्स को सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ट्री ट्रेवर्सल्स, ट्री ट्रेवर्सल्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट evaluation and for specifying the execution of code fragments in a translation scheme। तो ट्री ट्रेवर्सल बेसिकली ये चीज है कि एग्जैक्टली अब हम उसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं कि इसकी ट्रेवर्सल स्टार्ट कहां से करनी है, मींस कि मैं इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट कहां से करना है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि यहां से स्टार्ट कर दूं, कि यहां से स्टार्ट कर दूं, किस नोड से स्टार्ट करना है, कि रूट से स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन है। ये मैंने पहले इसलिए डिस्कस नहीं किया कि अभी ये जाके हम इसको यहां पे देखेंगे ट्री को ट्रेवर्स करना कहां से स्टार्ट करना है। A traversal of a tree starts at the root, तो पहली चीज कि इसको हमेशा रूट से स्टार्ट करना है, एंड विजिट्स ईच नोड ऑफ द ट्री इन सम ऑर्डर। ये ऑर्डर को हम देखेंगे किन किन ऑर्डर्स में कर सकते हैं, लेकिन ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा रूट होगा। मींस कि इसके अंदर जब मैंने स्टार्ट करना है एक्सप्रेशन डॉट टी, तो मैं स्टार्ट रूट से करूंगा,
फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज चाहिए। पहले मुझे चूंकि लेफ्ट साइड की चीज चाहिए कि अपने लेफ्ट पे देखता हूँ पूरी जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा था इसके लेफ्ट पे नहीं है तो इसके चाइल्ड है, नहीं चाइल्ड इसके पास वैल्यू है, नहीं इसके पास भी नहीं, तो इसने चेक किया चाइल्ड से वैल्यू ली, फिर इसने इसको दी, फिर इसके पास वैल्यू आई, फिर इसको ऑपरेटर चाहिए वो इसने इससे लिया, फिर इसको ये चाहिए वो इससे लिया, तो उसको वो 6 में कन्वर्ट कर लिया। तो अ ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट एंड विजिट्स ईच नोड ऑफ द ट्री इन सम ऑर्डर। पहला ऑर्डर जो है, जो पहली हम ट्रेवर्सल की टेक्निक देखेंगे, दैट इज डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। इन डेप्थ फर्स्ट traversals we start at the root and recursively visits the children of each node in any order not necessary from left to right. Accordingly हम इसको चूंकि लेफ्ट मोस्ट डिराइव नहीं कर रहे हैं ना राइट मोस्ट की, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे और हर एक जो उसके चिल्ड्रन है उनको रिकर्सिवली पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को, लेकिन जैसे इसके पहुंचेंगे पहले उसके पहले चाइल्ड को, और मोस्टली पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को ही ट्रेवर्स कर। सो अ डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री का जो प्रोसीजर है वो ये दिया हुआ है, जिसमें जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि मोस्टली डेप्थ फर्स्ट के अंदर, बल्कि डेप्थ फर्स्ट ट्री के अंदर हम स्टार्ट ही लेफ्ट चाइल्ड से करते हैं। मीन कि हमने किसी ना किसी चाइल्ड को तो कैलकुलेट करना है, तो पहला चाइल्ड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, देन राइट। मीन्स कि लेट्स सपोज दिस इज अ रूट नोड और ये इसके दो चाइल्ड्स हैं C1 एंड C2। स्टार्ट हम रूट से करेंगे, उसके बाद हम यहां पे आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी इस पे ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, देन हम चाइल्ड 2 को कैलकुलेट करेंगे, देन वापस नोड के ऊपर जाएंगे जो हमारा रूट होगा। इस चीज को इस प्रोसीजर में भी एग्जैक्टली दिया हुआ प्रोसीजर विजिट नोड एन, जो भी नोड है, ईच चाइल्ड C ऑफ n फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले लेफ्ट चाइल्ड देन राइट तक मूव करने, इसके बीच में जितने चाइल्ड होंगे सबको कैलकुलेट करते जाएंगे, विजिट C, उसको विजिट करना और एवेलुएट, जैसे ही हम एक चाइल्ड पे पहुंच जाए, एवेलुएट सिमेंटिक रूल्स एट नोड n। दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड हियर कि किस तरह ट्री को हमने ट्रेवर्स करना है। स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट ईच चाइल्ड C, ये लूपिंग में चला गया, ईच चाइल्ड C ऑफ n, इसका ये चाइल्ड है, दिस इज इट्स चाइल्ड C1, इस चाइल्ड पे आया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विजिट C, विजिट्स ने फिर इस प्रोसीजर को कॉल कर लिया, दैट इज अ रिकर्सिव कॉल, जो इसकी डेफिनेशन में रिकर्सिवली विजिट ईच चाइल्ड, रिकर्सिव कॉल। अब इस पे आ गया, इसने क्या नोड एन ईच चाइल्ड ऑफ C, अब इसका चाइल्ड इस पे आ गया C1.1, इस चाइल्ड पे आया विजिट C, अब हमने विजिट C किया तो क्या चीज है, इससे आगे हमारे पास और कोई चाइल्ड नहीं है। अब विजिट के अंदर हम कोई चाइल्ड नहीं है तो हम इस लूप से बाहर निकल गए, तो उसने कहा इवेलुएट सिमेंटिक रूल्स एट नोड एन, यहां पे हमने जो भी उसका सिमेंटिक रूल्स डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल इन आवर केस हमारे पास है 9 के अगेंस्ट हमने कुछ सिमेंटिक रूल चेक करें, टर्म से 9 यानी कि वो किसी टर्म का बन रहा है, टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 9, तो हमने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन नहीं, इसका रिजल्ट 9 है तो 9 से हम उसको रिजल्ट दे दिया 9, इस चीज को यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया 9 उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर, 9 रिजल्ट। 9 के बाद हमने वापस इस पे आए क्योंकि हमने यहां से कॉल किया था, अब इसका जो रिजल्ट है वो है 9, इसका रिजल्ट होगा जो भी इसके साथ कैलकुलेट करने के बाद सेकंड में, इसी तरह हम जो है उसको परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हम हर एक के ऊपर सिमेंटिक रूल लीफ नोड के ऊपर ना पे इम्प्लीमेंट कर लें, और इसी तरह ऊपर जाते जाते रूट तक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ट्री के ऊपर जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिमेंटिक रूल्स, जो हमने स्लाइड नंबर 12 पे स्टडी किए, चेक किए। इनके ऊपर जितने भी हमने रूल्स चेक किए, इन रूल्स की मदद से हम एक ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, जो कि यही ट्री होगा जिसको अभी हमने देखा कि इसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कैसे डालते हैं, सिमेंटिक रूल्स कैसे बनाने, और अब हम डेप्थ फर्स्ट को चेक करेंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहां पे हम इस चीज को छोड़ते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा आज स्टडी कर लें और मजीद डेप्थ में देख लेंगे तो कैसे करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस
ट्री को, जो हमारा एग्जाम्पल ट्री है, ट्रेवर्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेप्थ फर्स्ट सर्च। देन वी विल मूव टू ट्रांसलेशन स्कीम्स। A syntax directed translation scheme is a notation for specifying a translation by attaching program fragments to productions in a grammar, जिसे हमने पहले डिस्कस किया। अब प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स जो हैं वो embedded within production bodies are called semantic actions। कि मीन्स एक तो हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा कि हम उसको करने का जा रहे हैं। जो एक प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स हैं जो उसको एग्जैक्टली वहां पे वो करे क्या, वो प्रोग्राम क्या आउटपुट दे, तो वो हम उसके साथ एक्शन जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर देंगे कि वो एक्शन क्या परफॉर्म करे कहीं पे भी जाके। वो उन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन स्कीम्स क्या होनी चाहिए, क्या एक्शन परफॉर्म करे। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था रेस्ट वन प्लस टर्म, तो ये उसकी एक ट्री है जो कि जाहिर बात है इसकी अब ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है। पोस्ट फिक्स में प्रीफिक्स में इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है, इसके अंदर पोस्ट फिक्स नहीं है, इट इज नॉट पोस्ट फिक्स, इट्स प्रीफिक्स कन्वर्जन, जिसके अंदर ऑपरेटर पहले आता है और ये बाद में आता है, ये बाद में देखेंगे किस तरह। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि जिस तरह पोस्ट फिक्स है, इनफिक्स है और देन प्रीफिक्स है, इसके अंदर प्लस टर्म और ये प्रिंट, यानी कि जब वो टर्म को और रेस्ट को देखे तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो, प्लस, मीन्स के जो उसके अंदर की टर्म है वो प्लस है जिसको वो प्रिंट कर रहा है। तो ये सिमेंटिक एक्शन है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक एक्शन। तो एक एक्स्ट्रा लीफ उसके अंदर एम्बेड कर दिया जाएगा जो क्या करेगा, सिमेंटिक एक्शन को परफॉर्म करेगा कि एग्जैक्टली वो क्या चीज है। अब ये जो चूंकि जो हमारी एग्जाम्पल थी 9 - 5 + 2 को हमने पोस्ट फिक्स फॉर्म में, ये पोस्ट फिक्स फॉर्म, लास्ट स्लाइड में हमने सिर्फ एक ग्लिम्प्स दिया है प्रीफिक्स फॉर्म का, दिस इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स फॉर्म। और ये इसकी ट्रांसलेशन स्कीम है जिसमें ये सारी चीजें साथ एम्बेड कर दी गई हैं। और डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल का भी हम देख चुके हैं। अब इसके ऊपर अगर हम डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल करें जब ट्रांसलेशन स्कीम इंप्लीमेंट कर चुके हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा वो भी हम देखते हैं। ये हमारा एनोटेटेड पार्स ट्री नहीं है क्योंकि इसमें हमने जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट नहीं की, लेकिन इसके अंदर हमने एक्शंस को एम्बेड किया कि एक्शन कैसे एम्बेड करते हैं। अब डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्स पे करेंगे, यहां से रूट से स्टार्ट, इसके फर्स्ट चाइल्ड पे आए, यहां से इसको मजीद चाइल्ड हैं, इसके चाइल्ड पे आए, यहाँ पे इसके चाइल्ड पे आए और इसके चाइल्ड पे आए, यहां से इसको 9 मिला, पहला चाइल्ड ट्रेवर्स हो गया, दूसरा चाइल्ड। अब ये चाइल्ड क्या है कि कह रहा है प्रिंट कर दो n को, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर 9 प्रिंट कर दी, सॉरी इट्स नॉट n इट्स 9 प्रिंट कर दी। अब ये इसके दोनों चाइल्ड्स ट्रेवर्स हो गए वापस इस एक्सप्रेशन के पास। अब इस एक्सप्रेशन का पहला चाइल्ड कंप्लीटली ट्रेवर्स हो चुका है क्योंकि इसके 3 चाइल्ड थे, 1, 2 और 3, आगे इनके सब चाइल्ड से। सेकंड चाइल्ड पे कोई एक्शन नहीं है, थर्ड पे कोई एक्शन नहीं है, देन इस पे सेम आया और देन उसने फिर कहा प्रिंट 5, मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर वापस, और अब इसका तीसरा चाइल्ड ये प्रिंट माइनस, ये रूट के लेफ्ट चाइल्ड की ट्रेवर्सल यहां पे कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने माइनस प्रिंट कर दिया। देन फिर रूट के पास वापस, तो रूट ने कहा नहीं अभी मेरा सेकंड चाइल्ड रहता है, उसको ट्रेवर्स किया, कुछ नहीं, कोई सिमेंटिक एक्शन बैड नहीं है, देन सो ऑन एंड देन प्रिंट। राइट साइड का जो चाइल्ड है, जो थर्ड चाइल्ड है रूट का, उसका फर्स्ट चाइल्ड है 2, उस पर कोई सिमेंटिक एक्शन नहीं, और सेकंड प्रिंट 2, तो हमने 2 प्रिंट कर दिया। देन इसके बाद वापस आया तो लास्ट चाइल्ड को ट्रेवर्स किया तो उसने कहा प्रिंट प्लस। तो ये बेसिकली पोस्ट फिक्स की जो ट्रेवर्सल है, जब हमने उसको कंप्लीट किया तो हमारे पास ये जो उसकी फॉर्म है वो आ गई कि ये ऐसे प्रिंट ऐसे कन्वर्ट होता है ट्री की मदद से। और जब हमने उसमें सिमेंटिक ट्रांसलेशन स्कीम एम्बेड कर दी, एक्शन एम्बेड कर दिया उस पर्टिकुलर
जो सिमेंटिक रूल्स के साथ, तो ये हमारी आउटपुट है। एक्शंस फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन, तो जो हमने वहां पे प्रोडक्शन थी उनके अंदर जो एक्शन एम्बेड करने हैं वो कैसे एक्शन होंगे कि एक्सप्रेशन प्लस वन टर्म प्रिंट प्लस देन माइनस, और टर्म पे कोई कुछ प्रिंट नहीं करना, और जब 0 1 कोई भी इस पर रिप्लेस हो तो उसको साथ ही 1 से रिप्लेस कर देना, प्रिंट कर देना वो पर्टिकुलर डिजिट। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो जैसे ही टर्म को 9 मिला तो उसको उसने कहा साथ ही 9 प्रिंट कर, तो मीन्स कि जब उसको 9 मिलेगा तो ये उसके एक प्रोडक्शन का हिस्सा है कि अब 9 को प्रिंट करना है। सिमिलरली जब उसको एक्सप्रेशन मिलेगा कंप्लीट हो जाएगा तो उसने कहा कि अगर तो वो एक्सप्रेशन माइनस टर्म है तो प्रिंट क्या कर दो माइनस, एक्सप्रेशन माइनस टर्म था तो प्रिंट उसने माइनस कर दिया। इसी तरह एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन प्लस टर्म तो प्रिंट क्या करना है प्लस, एक्सप्रेशन प्लस टर्म और प्रिंट क्या करना है प्लस। तो ये एक एक्शंस हैं जो हमने ट्रांसलेशन स्कीम के एम्बेड किए हैं उस प्रोडक्शंस के साथ अपनी जो भी पर्टिकुलर पोस्ट फिक्स नोटेशन थी डिस्प्ले कराने के लिए। The implementation of a translation scheme must ensure that semantic actions are performed in the order they would appear during a post-order traversal of a parse tree। ये चूंकि हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की बात कर रहे हैं तो ये उसी सीक्वेंस में होने चाहिए ताकि वो उसको राइट जो एक्सप्रेशन है उसको प्रिंट कर सके। लास्ट में हम देखते हैं प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल्स। इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एक्शन इज डन व्हेन वी फर्स्ट विजिट अ नोड। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में किसी भी नोड के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म होता है वो उस वक्त होता है जैसे ही हम उस नोड पे अराइव होते हैं या उस नोड को पहली दफा उस पे पहुंचते हैं। इफ द एक्शन इज डन जस्ट बिफोर वी लीव अ नोड फॉर द लास्ट टाइम, अगर एक्शन उस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं जब हम उस नोड को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे थे, मीन के दोबारा उस नोड पे कभी नहीं आएंगे, तो दैट इज नोन एज पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। Pre-order and post-order traversal define corresponding orderings on nodes based on when the action at a node will be performed. For example, जिस तरह इस नोड के ऊपर जो फाइनल एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो पोस्ट ऑर्डर है, मीन्स के पहले मैं इस नोड पे आया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आगे चला गया, इसको चेक किया, इस पे भी पोस्ट ऑर्डर सारा कंप्लीट करके जब इन दो पूरी ये कैलकुलेशन करके फिर इस पे वापस आया तो मैंने इसको जो भी 9 असाइन किया वो तब किया। तो ये सब पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हैं इस ट्री की, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है इसलिए हमने इसके सारी पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की। अगर मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करूं जैसे ही उस चाइल्ड पे पहुंचूं या उस नोड पे पहुंचूं तो उसी वक्त परफॉर्म कर दूं तो प्री ऑर्डर, अगर मैं उसको घूम के जब वापस उस नोड से गुजर के जा रहा हूं तब परफॉर्म करूं तो दैट आर कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं, ये पिछले सारे क्लियर करके। मीन्स अब ये रूट है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हमेशा रूट से ही करना है, बेशक वो पोस्ट ऑर्डर हो बेशक वो प्री ऑर्डर हो। पहले मैं एग्जांपल दूंगा प्री ऑर्डर की। अब मैं इस पे आया, अभी मैं फर्स्ट टाइम पहुंचा हूं इस पे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो मैंने अपने उसके अंदर एम्बेड कर दिया रूल्स के अंदर कि जब फर्स्ट टाइम पहुंचूं तो मैं वहां पे प्रिंट कर दूं व्हाट इज एक्सप्रेशन। तो ये क्या करेगा, ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है, जो प्रिंटिंग इसकी ये होगी ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है। और ये किस तरह हम उसको करेंगे, यहां पे जो इसका रूल है व्हाट इज एक्सप्रेशन वैल्यू, जो भी हम ये तब यहां पे प्रिंट होगा और ये इसको स्टार्ट में कर देंगे। तो जब ये यहां पे आएगा ये प्रिंट करके फिर यहां पे जाएगा और फिर इसको वापस सेकंड पे आएगा। दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ये है कि इस पूरे इनकी को कैलकुलेट करके आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड, तो एंड पे जो काम करेगा उस चाइल्ड के सबसे एंड पे उस नोड के सबसे एंड वाला जो काम होगा तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो चीजें स्टडी की उसमें हमने ट्री ट्रावर्सल्स को स्टडी किया एट दी एंड डेप्थ फर्स्ट, जिसमें हमने एक जिसकी एग्जांपल हमारे पे हम उसको नेक्स्ट टाइम एक ट्री पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसी ट्री पे जो हमने स्लाइड में देखा था। उसके अलावा हमने सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स को चेक किया कि उसके साथ जो प्रोडक्शन है
उनके अंदर क्या सिमेंटिक रूल इंप्लीमेंट करने हैं और उन रूल्स की मदद से वो जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सिंथेसाइज्ड वो तब होंगे, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं एंड सिंथेसाइज्ड वो तब होंगे जब वो अपने चाइल्ड से वैल्यू लें या खुद से अपने नोड के अंदर से उनकी वैल्यू निकले, देन वी कॉल देम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स. So this is all for today. Thank you guys. Have fun.